सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स लेसन 6 जेआईजीएल का 30 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग निपटा डालेंगे। फटाफट देखो कि क्या है ये। अच्छा, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब गलत, रॉन्ग काम करना। कौन सा रॉन्ग काम? क्रिमिनल या फिर सिविल? सिविल रॉन्ग काम करना। डिफरेंस क्या है सिविल में एंड क्रिमिनल में? सिविल का मतलब होता है दो इंसान के बीच में कोई डिस्प्यूट लग जाना, ठीक है, झगड़ा हो जाना, दो इंसानों के बीच में झगड़ा हो जाना, वो है सिविल रॉन्ग। और क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल रॉन्ग मतलब, क्रिमिनल मतलब बड़ा चीज, समझ में आ रहा है, जहां पे कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। और वहां पे क्राइम होता है, ठीक है। एंड यहां पे सिविल रॉन्ग होता है। और सिविल रॉन्ग में क्या क्या चीज आता है, ठीक है, क्या क्या चीजें कंसिडर होता है सिविल रॉन्ग में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं आज। तो देखो फटाफट हम लोग जाएंगे, सीधा सीधा जाएंगे। टॉर्ट का मतलब क्या बताएं? टॉर्ट का मतलब सीधा सीधा बता दिए कि भैया टॉर्ट, तो भैया देखो देखो ये फ्रेंच वर्ड है भाई मेरे। टॉर्ट जो है ना, ये एक फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड है जिसको कहा जाता है रॉन्ग। मतलब टॉर्ट फ्रेंच वर्ड है जिसको कहा जाता है रॉन्ग इन इंग्लिश। द वर्ड टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। और ये जो टॉर्ट का वर्ड है ना, ये भी डिराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज जिसका नाम है टॉर्टम, ठीक है। फिर 10 सिंपली स्टेटेड टॉर्ट मीन्स रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब होता है गलती। अच्छा, बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉर्ट। हर गलत चीज या फिर गलत काम टॉर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो क्राइम भी हो सकता है ना। टॉर्ट इज रियली ए काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट हमेशा याद रखना सिविल रॉन्ग के ऊपर ही लगता है, क्रिमिनल रॉन्ग के ऊपर नहीं। क्यों, मैं समझाता हूं। टॉर्ट में पता है, ये जो आपने सुना है ना, एक्टस नॉन फेसिड रेम निसी मेंसिड रिया, एक्टस नॉन फेसिड रेम निसी मेंसिड रिया, समझ में आ रहा है? ये आ रहा है मेंस रिया, मेंस रिया, मेंस रिया, मेंस रिया। हाँ जी, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट। हाँ जी, अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट, गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड जो है ना, वो चाहिए होता है। तो गिल्टी माइंड टॉर्ट में, सिविल रॉन्ग में दरकार नहीं होता है। आप गिल्टी थे नहीं थे, आपको भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में टॉर्ट जो है, क्रिमिनल रॉन्ग में अपना मेंस रिया जो है ना, वो चाहिए होता है। अगर क्रिमिनल रॉन्ग में मेंस रिया नहीं है तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन सिविल रॉन्ग में मेंस रिया है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्राइम माना जाएगा। जैसे समझाइए, मैं रास्ते से जा रहा था इन माई कार एंड सामने से एक पेडेस्ट्रियन आई, एक सुंदर बालिका जो है वो आई, आके मेरे कार से टकरा गई। और मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं कहीं और पे देख रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो रहा था, ठीक है। मैं कहीं और पे देख रहा था फॉर एग्जाम्पल। और सामने जो एक बालिका आई, उनको जाके मैंने ठोक दिया। थोड़ा ठोका है, ज़्यादा नहीं है। तो पैर में थोड़ा उनको चोट लगा। क्या मैंने जानबूझ के किया ये चीज़? नहीं सर, आपका तो मेंस रिया नहीं था सर, आपको जेल जाने नहीं देंगे। भैया जेल जाना पड़ेगा मेरे को अगर मैंने भरपाई नहीं किया, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा मंशा था नहीं था, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लॉ को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिविल रॉन्ग है, दो इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पे भैया मेंस रिया नहीं चाहिए। आपका था इंटेंशन नहीं था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ चुका सर? बहुत बवाल। ठीक है, आगे बढ़ो। मेंस रिया होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है? जैसे कि अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ सब्जी बनाना है, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है ना। वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ क्या क्या होगा टॉर्ट्स कंस्टिट्यूट करने के लिए? एक टॉर्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? एक तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड तीसरा इसका लीगल रेमेडी होना चाहिए। ठीक है, पहला बात रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, और इसका लीगल रेमेडी भी होना चाहिए, मतलब लीगल सोल्यूशन। लीगल सोल्यूशन समझ में आ चुका है? बहुत बवाल। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, अब ये जो लीगल डैमेजेस है, इन डैमेजेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भैया, दो मैक्सिम में। एक मैक्सिम है अपना डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। हमेशा याद रखना, डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। नुकसान तो हो चुका है लेकिन लॉ का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब मेरा मेटेरियलिस्टिक नुकसान तो हो चुका है लेकिन लॉ का कोई नुकसान नहीं हुआ, लॉ का वायोलेशन नहीं हुआ है। डैमनम मतलब डैमेज विदाउट सिने इंजुरिया, वायोलेशन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ लेंगे, डैमनम सिने इंजुरिया बताओ, तो डी से क्या स्टार्ट होता है? डैमेज। तो सबसे पहले आएगा डैमेज। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ डैमेज हुआ है लेकिन लॉ का वायोलेशन नहीं हुआ है। इसका ऑपोजिट में आता है अपना इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब वायोलेशन तो हुआ है लॉ का लेकिन कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है। वायोलेशन तो हुआ है लॉ का लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, आपका कोई भी किसी प्रकार का मेटेरियलिस्टिक डैमेज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए। अच्छा, ये जो है ना डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, इसमें भैया सिविल रॉन्ग है, ठीक है। डैमेज हुआ है विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ,
ये एक प्रकार का डैमेज है। और दूसरा है वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। याद रखना, अगर आपका डैमेज हुआ है लेकिन लॉ वायोलेट नहीं हुआ है तो यहां पे आप किसी को भी सू नहीं कर सकते, किसी को भी केस, किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक लॉ ना टूटे, हालांकि आपका डैमेज हुआ है लेकिन लॉ नहीं टूटा है ना, तो लॉ अगर नहीं टूटा है तो तब तक आप केस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इंजुरियस इन एडमनम में आप केस कर पाओगे क्योंकि लॉ टूटा है। हालांकि आपको डैमेज नहीं हुआ है लेकिन लॉ टूट चुका है। लॉ अगर टूट रहा है तो आपको आप सू कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए। देखो भैया, ये डैमनम सिनी इंजरी मतलब डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। दो सब्जी वेंडर है, एक का नाम है राज, दूसरा का नाम है श्याम। तो राम और श्याम जो है वो सब्जी लगाते थे, और राम पहले सब्जी लगाता था, तब शाम जो है वो आया नहीं था आसपास। लेकिन शाम जो है, शाम आने लगा 1-2 साल के बाद। देखा, राम ने देखा शाम ने अपना टपरी लगा दिया किसके सामने? राम के दुकान के सामने। तो क्या राम को लॉस हो रहा है सब्जी का? हाँ जी, लॉस हो रहा है सर। लेकिन क्या शाम ने किसी भी प्रकार का वायोलेशन किया है लॉ का? नहीं नहीं सर, सामने तो वायोलेशन नहीं किया, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन क्या लॉस हुआ है राम को? हाँ। तो क्या सू कर दे राम शाम को? नहीं हो सकता है सर। सू नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है सर? सू क्यों नहीं हो सकता सर, बताइए? क्योंकि यहां पे कोई लॉ तो नहीं टूटा है ना भाई। बिजनेस करना सबका हक है। इंडिया में जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, सबको हक है बिजनेस करना। आप किसी की बगल में दुकान लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा आदमी लगा के तुमको उठा दे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है। डैमनम सीने इंजुरी समझ में आ चुका है। आगे बढ़िए सर। आगे है इंजुरिया सीने डैमनम। एक का बंदा है निखिल। ये बंदा बहुत शैतान, देखो स्माइल देखकर लग रहा है आपको कि ये बहुत शैतान है ना। ये बच्चा क्या किया, एक कुत्ते को जो है ना वो पत्थर मार रहा था। बिस्कुट खिलाना चाहिए, वो पत्थर मार रहा था। उसने क्या किया, वह बिस्किट ना खिला के वो पत्थर मार रहा था। कुत्ते ने पीछे भौंका और दौड़ा इसके पीछे, और ये भागते 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 एक उनको एक प्रॉपर्टी के अंदर वो घुस गया, कूद गया, सो दैट वो कुत्ता जो है, वो डॉगी जो है, वो काट ना पाए। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, वहां पे ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं था। ट्रेस पासिंग किए तो फाइन लग जाएगा, ऐसा लिखा था। क्या कोई भी डैमेज हुआ? निखिल ने जो यहां से आके इसके प्रॉपर्टी में कदम रखा, क्या प्रॉपर्टी का कोई भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ सर। लेकिन डैमेज हुआ नहीं सर, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन क्या लॉ टूटा? हाँ, लॉ टूट गया सर। लॉ क्यों लॉ ये में यहाँ पे ये लिखा था प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर, ट्रेस पासिंग तो अलाउड नहीं है। तो क्या निखिल को 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा? हाँ भरना पड़ेगा सर, जितना भी लिखा है उतना भरना पड़ेगा। समझ में आ चुका है? हाँ जी, पापा को लेकर आओ, मम्मी को लेकर आओ, बार्गेन कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात यहां पे बात आता है मेंस रिया का, ठीक है। मेंस रिया का बात आता है। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है किसी प्रकार, मेंस रिया का एक्चुअल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। कोई भी कार्य अगर आप गिल्टी माइंड से कर रहे हो उसको कहा जाता है मेंस रिया। तो सिविल रॉन्ग में गिल्टी माइंड नहीं चाहिए होता है मेरे को, भाई मेरे, मेंस रिया नहीं चाहिए होता है मेरे को। सिर्फ क्रिमिनल रॉन्ग में मेंस रिया चाहिए होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्रिमिनल रॉन्ग mens rea is required, civil wrong mens rea is not required, इतना समझ लो। actus non facit reamnesi mens rea, the act itself creates no guilt in the absence of a guilty mind। आगे बढ़ते हैं सर, काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी देखते हैं। पहला है सर स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। पहला है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसमें आ जाते 3 अनोखे डिविजन्स। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आता है सबसे पहले लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, फिर आता है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, फिर आता है विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, ठीक है। तीनों को समझेंगे। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, आपके ऊपर लाइबिलिटी लग जाएगा, लाइबिलिटी लग जाएगा। 3 प्रकार का लाइबिलिटी में हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। एक है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, फिर विक्रियस लाइबिलिटी, फिर विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट आ जाता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के सब डिवीजन में। यहां पे 3 कैटेगरीज है, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक एंड विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। लाइबिलिटी ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या है समझो। Such liability arises in cases where damage is done by escape of dangerous substances bought or kept by anyone upon his land. Such cases are where a man is made by law an insurer of other against the result of his activities. लाइबिलिटी ऑफ इनइविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा कुछ एक्सीडेंट है मतलब जो हो ही सकता था। तो अगर आपने आपके जमीन पे कोई भी ऐसा हार्मफुल डेंजरस सब्सटेंस लेकर रखा है जिसके कारण अपने पब्लिक को, आपके आस पड़ोस के नेबर्स को दिक्कत हो,
दिक्कत हो सकता है एक्सीडेंट के तौर पे, देन आपको भरपाई करना ही होगा, आपको भरपाई करना ही होगा। लाइबिलिटी फॉर इनइविटेबल एक्सीडेंट, सच लाइबिलिटी अराइज इन केस वेयर डैमेज इज डन बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस बॉट और केप्ट बाय एनीवन अपॉन हिज लैंड। इसमें एक मशहूर केस है, मशहूर केस का नाम है रूल इन राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। इसमें क्या हुआ था देखो, सिंपल चीज है, एक था प्लेंटिव, दूसरा था डिफेंडेंट, तीसरा था इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, राजू था डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब जो जिसके ऊपर केस कर दिया गया है। किसने केस किया? श्याम ने केस किया। क्यों केस किया सर? राजू ने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं। राजू ने किया ऐसा कि राजू ने एक रिजर्वर बनाया अपने इसमें अपने माटी में, अपने लैंड में उनने रिजर्वर बनाया। रिजर्वर मतलब सर वाटर स्टोरेज, ठीक है, बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज बनाया उनने। तो इतना बड़ा जो रिजर्वर उनने बनाया अपने ज़मीन पे, क्या वो लीगल है? लीगल तो है सर, अपने ज़मीन पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या ये नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है? सर ये नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड नहीं है। तो अगर उस रिजर्वर से पानी निकल के आसपास के नेबर के घर को, माइंस को फ्लड कर दे, तो क्या राजू रिस्पॉन्सिबल रहेगा? हाँ, राजू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यही हुआ कुछ यहाँ पे। जो रिजर्वर राजू ने बनाया अपने जमीन के ऊपर, उस रिजर्वर के नीचे जो है ना माइनिंग शाफ्ट था, क्योंकि वो माइन करने का जगह था पहले। इन माइनिंग शाफ्ट जो है ना, ये ब्लास्ट कर गया, ठीक है। उनको पता नहीं था कि उनके जमीन के नीचे माइनिंग शाफ्ट था, वो ब्लास्ट कर गया। जैसे वो माइनिंग शाफ्ट मतलब बारूद, वो जैसे ब्लास्ट, सर बारूद कहाँ से आया यहाँ पे? अबे ये पहले ये राजू आने से पहले यहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह होता था ना भाई मेरे, इसलिए, ठीक है। तो ये ब्लास्ट करती है, जैसे ब्लास्ट किया, पानी सब निकल के उसके नेबर के माइन फील्ड में घुस गया। तो जैसे उसके नेबर के माइन में घुस गया ना, तो नेबर को तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कोल माइनिंग करता था बेचारा। अब ये कोल जो है वो पानी से भीग गया, तो भैया उसका वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है सर, उसको बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगता है, एंड बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी हुआ। तो इसके कारण श्याम ने केस कर दिया राजू के ऊपर कि तेरे ये ऊट पटांग हरकत के वजह से मेरा जो जगह है यहाँ पे लॉस हुआ है, मेरे को लॉस हुआ है। तो इसके कारण उनने उसके ऊपर केस कर दिया। तो ये क्या नेचुरल यूज ऑफ लैंड था? नेचुरल यूज ऑफ लैंड था? नहीं सर, नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं था। तो इसके लिए ये आ जाता है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, मतलब सच केसेस आर वेयर ए पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर, ठीक है। ये वैसा केस है जहां पे पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर, किसी और के प्रॉपर्टी के साथ आप इंटरफेयर कर रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी रेपुटेशन के साथ आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो उसमें आ जाता है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। धीरे धीरे देखेंगे सब कुछ। उसके बाद आता है विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। यहाँ पे आ जाता है आपका एम्प्लॉय सर्वेंट वाला चीज, मास्टर सर्वेंट वाला चीज, ठीक है। देखो, विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स मतलब आप हो मास्टर, ठीक है, रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, आपको नुकसान भरना पड़ा, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया। अब वो कौन है? आप हो मास्टर, आपका सर्वेंट ने कुछ गलती किया तो आपको भरपाई करना होगा, ऑब्वियसली वही चीज आता है यहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अच्छा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है, मतलब वो जो नेचुरल यूज ऑफ लैंड था वो वाला, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन क्या क्या है? डैमेज हुआ है नेचुरल यूज ऑफ लैंड के कारण, हमने नेचुरल यूज ही किया है, मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज नहीं किया अपने लैंड के ऊपर, तो तब एक्सेप्शन है। मैंने अपने लैंड के ऊपर जो यूज कर रहा हूं ना, अननेचुरल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, उससे पहले मैंने अपने आस पड़ोस के नेबर्स या फिर प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जो केस कर रहा है, उससे परमिशन मैंने ले लिया था पहले। तो अगर आपने परमिशन ले लिया था तो तब जाके ये प्लेंटिफ जो है ना, ये आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, एक्सेप्शन है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, सर मेरा कोई कसूर नहीं है, तीसरा थर्ड पार्टी आके मेरा रिजर्वर ब्लास्ट करके चला गया, ठीक है, रात में बम लगा के चला गया, तो एक्ट ऑफ अगर थर्ड पार्टी हो तो, स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी के कारण हो तो, एक्ट ऑफ गॉड के कारण हो तो, एंड एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट। मतलब प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट का मतलब होता है मैंने, प्लेंटिव कौन? प्लेंटिव मतलब जो बंदा वो केस कर रहा है, ठीक है, वो उसकी गलती की वजह से पानी छूटा, ठीक है, किसी और की गलती की वजह से कि नहीं, उसी की गलती की वजह से वो आके ये जो रिजर्वर था ना, ये जो रिजर्वर था इसका एक डंडी जो है इसको तोड़ दिया, अब वो पानी निकल के उसके घर में आ गया, तो वो केस कैसे कर सकता है? तुम्हारे खुद के कारण ऐसा हुआ है। तो ये एक बार रीड कर लेना भैया मेरे, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एक बार रीड कर लेना है। एक्ट ऑफ गॉड, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट, ये सारा चीज, ठीक है, समझ में आ चुका है सर। अच्छा, अपना जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर है ना, ये इंडिया के एक केस में लागू हुआ था,
कौन सा केस था सर? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हुआ क्या था सर? उसमें हुआ ये था कि भैया ने हार्मफुल हैजर्डियस सब्सटेंस जो है ना वो लाकर रखा था। अब उसके कारण वो हैजर्डियस सब्सटेंस ओरियम गैस था एक्चुअली, वो लीक कर चुका था। अब जैसे वो लीक किया, आसपास के पड़ोस के जो घर बार है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वर्कर्स को, तो उनको भरपाई करना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एमसी मेहता, तो ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना है। ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का ही सेम चीज़ है। तो जब ये केस गया था ना कोर्ट में, तो बोला था जज ने, भैया ये तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का चीज़ हो रहा है। हाँ जी, आपने हार्मफुल गैस रखा अपनी ज़मीन के ऊपर, वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में वो वहाँ पे पानी था, आपके यहाँ पे गैस है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन आसपास के पड़ोस को दिक्कत हुआ तो आपको भरपाई करना होगा। ये एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा चीज़ है भाई मेरे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विक्रियस लाइबिलिटी। विक्रियस लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? विक्रियस लाइबिलिटी में आता है प्रिंसिपल और एजेंट, पार्टनर, मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर इज लाइब, अच्छा ठीक है, इतना आता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पे एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दोनों दे के रखा है। इसी का सब डिविजन है। फिर है लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे एक पॉपुलर मैक्सिम है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल वो एजेंट से काम करवाता है। ठीक है, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, प्रिंसिपल जो काम कर रहा है किसी और के मदद से, एजेंट के मदद से, हम लोग ये मान के चलेंगे वो खुद ही वो काम कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल एजेंट से कुछ काम करवा रहा है और एजेंट ने कुछ गलती कर दिया, तो वो गलती का भरपाई प्रिंसिपल करेगा। सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ चुका है। देखो, द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट कमिट्स अ टॉर्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट, द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द सेम। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब इसके काम मतलब इसका जो टेन्योर था, उस टेन्योर के बीच में वो काम करने के, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो उसका काम है, नॉर्मली काम करता है, उसी काम के दौरान उसने कुछ काम किया। ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ गया घूमने मनाली और वहाँ पे उसने कुछ किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल दिनचर्या के दिन में वो जो काम करना था ना, उनको जो नॉर्मल वो काम कर रहा है, तो उसी काम करने के दौरान उसने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, तो प्रिंसिपल लायबल है। पार्टनर में क्या है? टॉर्ट कमिटेड बाय पार्टनर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये यहाँ पे हमेशा लगेगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जामिनेशन में लिखना होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल, ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल देयरफॉर टू सम एक्सटेंट एज ए गिल्टी पार्टनर। समझ में आ चुका है? हाँ जी सर। मास्टर सर्वेंट का बता दीजिए। मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब तक वो सर्वेंट आपका सर्वेंट है, तब तक उसने कुछ काम किया है, तो मास्टर लायबल। अच्छा, यहां पर ये बता रहे कि मास्टर तब भी लायबल हो, मास्टर इज नॉट ओनली लायबल फॉर द एक्ट ही हैज कमिटेड बाय सर्वेंट, बट उसके लिए भी देखो, मास्टर ने तुमको एक काम करने बोला है, वो काम करने के दौरान आपने क्राइम किया है, तब भी मास्टर लायबल। मास्टर ने तुमको कोई काम करने के लिए बोला ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसी का उसी का सर्वेंट हो, लेकिन फिर भी तुमने कुछ काम किया है उल्टा सीधा, उसके ऊपर भी मास्टर लायबल हो जाता है। कि वो टॉर्टियस क्राइम है ना, टॉर्टियस, डरो मत, ये सिविल क्राइम नहीं है, टॉर्टियस क्राइम है, छोटा मोटा क्राइम है, इसलिए मास्टर लायबल है, वरना भैया उसी सर्वेंट को लेकर जाके कूट डालते जेल में। समझ में आ रहा है? फिर देखो, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अ सर्वेंट, देखो इट इज टू बी रिमेंबर दैट एम्प्लॉयर इज विक्रियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, बट ही इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स दोज हु इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दोज हु आर हिज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब वो उस टॉर्ट के लिए लायबल नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा हो। अ सर्वेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर एंड इंडिपेंडेंट इज वन हु वर्क्स फॉर अनदर। हिज एम्प्लॉय नहीं है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा, but who is not controlled by any other in his conduct the performance of the work. Thus definition shows that a person is a servant where employer retains the control of the actual performance of the work. ठीक है, तो एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि आप अगर एम्प्लॉय हो तो मैं जिस प्रकार से आपको काम करने के लिए बोलूँगा उसी प्रकार से आप काम करोगे, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसा नहीं करेगा ना। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करेगा, आप उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते हो, आप उसको
कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस हिसाब से मेरा घर बना दे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहां पर देखेंगे कब एम्प्लॉयर लायबल है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कार्य की वजह से, और यहां पर देखेंगे कब एम्प्लॉयर लायबल नहीं है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कार्य की वजह से। सबसे पहला चीज, एम्प्लॉयर लायबल है कब? अगर एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज किया है कि कोई भी किसी प्रकार का टॉर्टियस क्राइम करने के लिए, तो अगर वो टॉर्टियस क्राइम कर रहा है तो भैया एम्प्लॉयर लायबल है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने ही कहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को टॉर्टियस क्राइम करने के लिए। उसके बाद आता है इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब, हाँ जी, अगर वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आ जाता है तब। उसके बाद है नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट है, नेग्लेक्ट कर रहा है, केयरफुल नहीं था, तब भी एम्प्लॉयर लायबल होगा। उसके बाद एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल कब एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉप एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैज टेकन केयर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टेकन केयर किया है कि भैया कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सही है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, आप हो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, मेरा गाड़ी खराब हो गया, मैंने दिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, एक गैरेज को, वो भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मैंने बोला कि मेरा ब्रेक फ्रेक सब कुछ ठीक कर दे, तो उनने बोला कि हाँ सर मैंने सब कुछ ठीक करके दे दिया है। जब मैंने गाड़ी निकाला गराज से, फिर मैं रास्ते पे चल रहा था, फिर देखा यार ब्रेक तो लग नहीं रहा है यार, सीधा जाके सामने वाले गाड़ी को ठोक दिया मैंने। तो कौन लायबल है? मैं गाड़ी का ओनर लायबल हूं या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल रहेगा इन केस में। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इन केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल रहेगा, क्योंकि मैंने तो भैया, आप हो गराज मैकेनिक, मैंने तो सही में दिया है आपको काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका कैपेबिलिटी के बाहर है काम, है ना। आपने बोला है सब कुछ सही है, सही करके आपने दे रहे हो, लेकिन सही नहीं था, तो तब जाके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल रहेगा, ठीक है। लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट का एक्ट के कारण लायबल है। रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रॉन्गफुल एक्ट जो है वो करने के लिए बोला है। रॉन्गफुल एक्ट एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर ने बोला रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग, ठीक है। कोई भी कार्य है, कार्य रॉन्गफुल नहीं है, लेकिन वो करने का तरीका रॉन्गफुल था। एम्प्लॉयर ने जो बोला है एम्प्लॉय सर्वेंट को करने के लिए, तो तब जाके लाइबिलिटी एक्ट ऑफ द सर्वेंट, तब वो एम्प्लॉयर के ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो, फिर है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये पोजीशन ऑफ इंग्लैंड है, पोजीशन ऑफ इंडिया है। एक चीज याद रखना, when a case of government liability in tortious comes before the court, the question is whether the particular government activity which gave rise to the court was sovereign function or non-sovereign. If it is a sovereign function, it could claim immunity from the tortious liability, otherwise not. Generally, the activities of the commercial nature or those which can be carried out by private individuals are termed as non-sovereign function. याद रखना, अगर sovereign function के कारण कोई भी डैमेज हो रहा है, तब आप सॉवरियन फंक्शन के कारण कोई डैमेज हो रहा है, तब आप इम्यूनिटी मांग सकते हो। अगर नॉन सॉवरियन फंक्शन के कारण कोई डैमेज हो रहा है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये है पोजीशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको शॉर्टकट में याद रखना है, ये रिवीजन क्लास चल रहा है भाई मेरे। अच्छा, फिर आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे लास्ट ये रहेगा आपका टॉपिक। ये टॉपिक है टॉर्ट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। इसमें क्या क्या आता है? एन एक्ट फॉर डैमेजेस लाइज फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉन्ग। किन प्रकार का गलती हो सकता है? रॉन्ग कौन से प्रकार से हो सकता है? आर स्टाइल्ड एज इंजूरियस टू द पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक है बैटरी, असल्ट, बॉडली हार्म, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ओवरशॉक एंड डिफेमेशन। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। बैटरी का मतलब होता है किसी को टच करना, किसी को टच करना उसकी परमिशन के बिना। आपने टच कैसे किया भाई मेरे? आपने फोर्स कैसे लगाया भाई मेरे? आपने थोड़ा टच क्यों किया? आपने थोड़ा फोर्स क्यों लगाया? ठीक है, ये है बैटरी। असल्ट, मार डालने का धमकी दे रहे हो भाई आप। फिर बॉडली हार्म, नुकसान किया है, बॉडली हार्म हुआ है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर रहे हो, मतलब मैं जेल जाना मेरा नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है। समझ में आ रहा है? मेरे को झूठा मूठा जेल करवा दिया। समझ में आ रहा है? फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है झूठा मूठा आरोप लगाना, ठीक है। आपके अगेंस्ट जो है झूठा मूठा आरोप चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है। नर्वस शॉक मतलब शॉक लग जाना, शॉक की वजह से डैमेज, शॉक की वजह से किसी को ऐसा आपने धमका दिया कि उसको शॉक लग गया है, नर्वस शॉक। फिर डिफेमेशन, तो भैया आपको पता ही है, किसी को बदनाम करना, डिफेमेशन। एक बार यहाँ से एक बार रीड कर लेना है, ये एक बार रीड कर लोगे ना तो भैया
खत्म। फिर है रेमेडीज टू टॉर्ट, एक है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। पहला है जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल मतलब जुडिशरी से कौन सा मतलब कोर्ट से कौन सा आप रेमेडी मांग सकते हो। एक तो डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मांग सकते हो। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में मांग सकते हो, देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कोर्ट से नहीं मांगो, ये खुद से होगा। सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास कर सकते हो, री एंट्री ऑन लैंड ले सकते हो, ठीक है, फिर रिकैप्शन ऑफ गुड कर सकते हो, फिर है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। समझाता हूं मैं। सेल्फ डिफेंस मतलब तो समझ में आ रहा है कि हाँ सेल्फ डिफेंस करके मैं रोक रहा हूं कोई भी क्राइम होने से, मैं कोई भी टॉर्टियस क्राइम होने से मेरे साथ। ट्रेस पास होने से बोर्ड लगवा दिया ट्रेस पासिंग का। री एंट्री ऑन लैंड, किसी ने आपका जमीन जो है हटा लिया है, फिर आपको उसी जमीन के ऊपर जो है एंट्री लेना है विदाउट एनी कोई भी किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती करके, डैमेज करके, मुक्का उक्का मार के, तब आप कर सकते हो री एंट्री ऑन लैंड। रिकैप्शन ऑफ गुड का मतलब होता है आपका कोई भी सामान किसी और ने रोक रखा है तो आपने जाके फिर से आपका सामान वो लेकर आ रहे हो, हाथापाई ना करके। समझ में आ रहा है, कोई भी किसी प्रकार का हाथापाई ना होना चाहिए। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मतलब किसी के घर का पकड़ लो, न्यूसेंस हो रहा है, न्यूसेंस मतलब किसी का घर का पकड़ लो, गाछ पेड़ है, ऐसा पेड़ का पत्ती जो है आपके घर में घुस चुका है, तो हाँ आपने पेड़ का पत्ती जो है वो काट डाला है, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। देखो ना, ही मे कट ओवरहैंगिंग ब्रांचेस एज स्प्रेडिंग रूट्स फ्रॉम हिज नेबर्स ट्री बट अपॉन गिविंग नोटिस बाय चूजिंग द लीस्ट मिस्टीवियस मेथड। ठीक है, नोटिस दे देना कि भैया मैं काटने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर रिकैप्शन ऑफ गुड देखो, पीसफुली करना है विदाउट यूजिंग एनी, मतलब थोड़ा रीजनेबल फोर्स लगा के, बाय द यूज ऑफ वन हु हैज ऑलरेडी रॉन्गली टेकन आपका कोई भी सामान, ठीक है। रीटेक पोजीशन पीसफुली एंड रीजनेबल मैनर, रीटेक पोजीशन ऑफ योर लैंड, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास एंड सेल्फ डिफेंस, ये तो समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर का पूरा राउंड अप हो जाता है भाई मेरे। आपका पूरा बेसिक नॉलेज जो है वो टॉर्ट्स के रिलेटिंग आ चुका होगा। 30 मिनट का वीडियो रखना था, 30 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा वीडियो, ठीक है। और इसी के साथ ये रिवीजन क्लास खत्म हो जाता है। ये जो नोट्स है ये मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, कहाँ पे, मार्किंग वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्किंग अवेलेबल करवा दूंगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।